हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। हम जो अपनी सल्तनत कालीन इतिहास की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया है पिछले 10 लेक्चर में। और अभी हम खिलजी वंश का उदय देखेंगे। और हम अब सल्तनत इतिहास में खिलजी वंश जिसने 1290 से लेकर 1320 यानी कि 30 साल शासन किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि ये एकमात्र ऐसा वंश है जिसने दिल्ली पे सबसे कम वर्षों के लिए शासन किया, लेकिन इसका शासन दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहाँ से हम देखेंगे कि साम्राज्यवाद की जो नीति है उसका आरंभ हो जाता है। तो अभी हम इस अपने लेक्चर में पढ़ेंगे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में, जिसने 1290 से 1296 तक सल्तनत पे शासन किया। और इसको पढ़ने के लिए अमीर खुसरो की एक रचना है मिफ्ताहुल फुतूह। अमीर खुसरो को इसने संरक्षण दिया था, तो इसकी एक रचना है मिफ्ताहुल फुतूह जिसमें ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में जिक्र करता है। पीछे दिया हुआ एक मानचित्र है भारत का। इसमें आप देखेंगे कि जितना भी भूरे रंग से जो शेडेड पोर्शन है वो अभी खिलजियों के आधिपत्य में आ जाएगा जब अलाउद्दीन खिलजी तक का शासन हम पढ़ेंगे तब। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से मालवा और जितना भी ये राजस्थान का जो क्षेत्र है वो किस तरह से सल्तनत का हिस्सा नहीं बनता और वो स्वतंत्र रहता है। अब ये खिलजी कौन थे और इसे हमने खिलजी क्रांति क्यों कहा? जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जब हमने बलबन का अंत देखा था और हमने देखा था कि किस तरह से खिलजी शासन पे बैठ रहे हैं, और उसको बहुत सारे इतिहासकारों ने, जैसे आर.पी. त्रिपाठी साहब हैं और हबीबुल्ला साहब हैं, इसके बाद आगे चल के के.एस. लाल और मोहम्मद हबीब, इन सब ने इसको खिलजी क्रांति कहा है। तो इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा गया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये खिलजी कौन थे और ये कहाँ से आए थे। तो जो इतिहासकार हैं डॉक्टर किशोरी लाल सरन, इन्होंने अपनी रिसर्च करी है खिलजियों के ऊपर और इन्होंने ये बताया है हमको कि ये अफ़गानिस्तान में एक हेलमंड नदी है, उसके दोनों ओर स्थित जो भूमि है उस भूमि का नाम है खल्ज, और ये मूलतः तुर्क ही थे और ये वहाँ से ही आए हुए हैं। और हमको ये भी बताते हैं कि उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए, और मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान में जो मंगोल थे उनके उथल पुथल के फलस्वरूप भी कुछ खल्ज प्रदेश से जो आए इन जातियों ने भारत में शरण ले ली। बट जो जनता थी वो उन्हें बहुत हीन दृष्टि से देखती थी क्योंकि वे इलबारी तुर्कों की तुलना में हीन संस्कृति के माने जाते थे। ऐसा हमें किशोरीलाल सरन साहब बताते हैं कि क्योंकि जो इलबारी तुर्क, अभी तक हमने देखा इलबारी तुर्क शासन कर रहे हैं, जैसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, उसके बाद फिर बलबन भी था, ये सारे इलबारी तुर्क हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि खिलजी तुर्क थे, तो ये किशोरीलाल साहब बोलते हैं कि ये मूलतः तुर्क ही थे, लेकिन इनको बस एक हीन भावना से देखा जाता था क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से उनसे निम्न माने जाते थे। अब हम देखते हैं खिलजी क्रांति की अगर बात करें तो इसको क्रांति क्यों कहा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रांति का अर्थ जो होता है वो होता है पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन। तो जो पहले की व्यवस्था थी, जब हम बलबन के समय अगर हम याद करें, हमने अपने लेक्चर में बोला था आपसे कि बलबन किस तरह से उच्च कुलीन पर अत्यधिक बल दिया करता था। और अगर हम देखें तो उस समय सल्तनत का जो समय था उस समय भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी संख्या शासन तंत्र में हिस्सेदारी के लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि जो अनेक हिंदू मजदूर हैं, संप्रदाय है, जो मजदूर संप्रदाय जैसे जुलाहे थे या कसाई या महावत थे, वो सारे के सारे इस्लाम धर्म ग्रहण कर रहे थे और हिंदू भारी संख्या में फ़ारसी भी सीख रहे थे। तो उनको भू राजस्व मंत्रालय में नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको, बलबन की जो तुर्क शासकीय जातिवाद की जो विचारधारा थी वो तत्कालीन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाई। तो ये जो विचारधारा है इसके तहत अगर हम देखें तो जो राज्य संस्था है वो अगर उसका कुशल संचालन चाहिए तो सुल्तान से लेकर निम्न वर्ग के कर्मचारियों तक की जो सहभागिता है वो सक्रिय होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बलबन की नीतियाँ कुछ ऐसी थीं, इसकी वजह से सल्तनत को स्थायित्व देने वाले जो आधारभूत ढांचे हैं, जैसे मैंने बताया कि सभी की भागीदारी होनी चाहिए, तो ये आधारभूत ढांचे बनते हैं आगे चल के स्थायित्व देने के लिए।
तो ये जो आधारभूत ढांचे थे ये नष्ट हो गए, क्योंकि बलबन की जो नीतियाँ थीं वो कुलीन वर्ग पे ही ज़्यादा बल दिया करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही बलबन की मृत्यु हो जाती है उसके 3 वर्ष पश्चात ही जो सत्ता है वो खिलजियों के हाथ में आ जाती है। अब इसको सर्वप्रथम आर.पी. त्रिपाठी इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है, जिसको आगे चल के प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब और के.एस. लाल और मोहम्मद हबीब साहब ने इसका समर्थन किया है। अब हम देखते हैं के.एस. लाल सर जो हैं ये इस पे क्यों इसको इस तरह से क्रांति बोलते हैं। उनके अनुसार अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि इस क्रांति ने शाही रक्त के ऊपर, जैसे हमने देखा अभी तक शाही रक्त यानी इलबारी तुर्क जो हैं उनके रक्त के ऊपर सर्वसाधारण रक्त का आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो अभी तक जैसे हम देख रहे थे कि शासन इलबारी तुर्क कर रहे हैं तो ये शाही रक्त हैं, और ये जो खिलजी हैं इनको हम मान के चल रहे हैं कि ये सर्वसाधारण वर्ग से आए हुए हैं। इनके आधिपत्य को शाही रक्त के ऊपर स्थापित कर दिया, क्योंकि अब हमने देखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने आप को किस तरह से सुल्तान घोषित कर दिया है। तो ये जो विद्रोह है इसको ये बताते हैं कि ये तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमान का विद्रोह है। अब हम क्योंकि आगे चल के देखेंगे किस तरह से प्रशासन में भारतीय मुसलमान को भी समाहित किया जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। अब अगर हम बात करें तो खिलजियों ने जो राज सत्ता है ना तो वंशाधिकार से, ना ही चुनाव से और ना ही षड्यंत्र से प्राप्त की थी। जैसा कि हमने अभी तक देखा है कि वंशाधिकार जैसे इल्तुतमिश ने वंश की नींव रख दी थी, तो खिलजियों ने ना तो सत्ता वंशाधिकार से प्राप्त की, ना ही ऐसा कोई चुनाव जैसे जनता ने जिसको बोला हो। जैसे रज़िया के समय में हमने देखा था कि जनता ने रज़िया को मदद की और शाह तुर्कान को जाके बंदी बना लिया, ना ही वैसे, और ना ही कोई ऐसा षड्यंत्र किया जैसे हमने देखा बलबन ने षड्यंत्र से किस तरह से अपना कठपुतली सुल्तान बिठाया और बाद में फिर खुद सुल्तान बन गया। और ना ही ये जातीय उच्चता की बात करता है, जैसे बलबन जैसे जातीय उच्चता की बात हमेशा दावा किया करता था, ना तो ये उनकी बात करता है। और ना ही ये अमीरों के समर्थन से प्राप्त किया है इन्होंने राजवंश, बल्कि इन्होंने केवल अपनी शक्ति प्रयोग से, अपने बाहुबल से सिंहासन प्राप्त किया, और आगे चल के इसी बाहुबल के दम पे इन्होंने साम्राज्य में अपनी स्थापना की और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया है। और खिलजियों ने, जब हम बात करते हैं राजनीति और धर्म की, तो खिलजियों ने धर्म से राजनीति को हमेशा अलग रखने का निश्चय किया। अभी हम आगे चल के जब फिरोज़ खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसकी जो नीतियाँ थीं वो धर्म और राजनीति को किस तरह से एकदम पृथक कर देती हैं। अब खिलजी विजय ने ये सिद्ध कर दिया कि जो जातीय निरंकुशता जो बलबन ने शुरू की थी, जातीय निरंकुशता, वो अधिक समय तक राज्य नहीं कर सकती, और अब जो है इनको बाकी जो जातियां हैं उनको भी समाहित करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज़ का जो प्रारंभिक जीवन है और किस तरह से वो राज्यारोहण उसका होता है। तो इसने अपने भाई शिहाबुद्दीन और उसके पुत्र अली गुरशाह, मतलब जो इसका भाई है शिहाबुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जलालुद्दीन ये अपनी उपाधि लेता है। जैसा मैंने आपको बताया था इसका नाम फिरोज़ खिलजी है, तो जलालुद्दीन की उपाधि धारण करता है। ये अपने भाई शिहाबुद्दीन और अपने भाई के पुत्र अली गुरशाह, ये अली गुरशाह नाम आप याद रखिएगा, ये आगे चल के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बनेगा, के साथ जो है कई वर्षों तक बलबन की सेवा में रहा था। अब आपको बता दें अली गुरशाह जो है ये असली नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, उसका बचपन का नाम है। अब आगे चल के वो अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है, लेकिन हमसे एक बार एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम क्या था। तो ये आपको याद रखना है, अली गुरशाह उसका रियल नेम है। तो ये फिरोज़ खिलजी अपने भाई शिहाबुद्दीन खिलजी और उसका बेटा यानी कि इसका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी, जो आगे चल के इसका दामाद भी बन जाएगा, इनके साथ बलबन की सेवा में था। और ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये वहाँ पे नियुक्त था, और मंगोलों से काफ़ी बार इसने युद्ध किया है और विजय भी प्राप्त की है, ऐसा हमको बरनी बताता है। तो कैकूबाद ने उसे, जब हमने पढ़ा था, कैकूबाद जो है उसको सरे जानदार की उपाधि का पद दे देता है, मतलब शाही जो अंगरक्षक है उनका प्रधान बना देता है, और उसको बरन की इक्ता, बरन यानी कि जो आधुनिक बुलंदशहर है उसकी इक्ता दे देता है। अब हम ये इस तरह से नाम बार बार बताते रहेंगे जिससे आपके एकदम मस्तिष्क में बैठ जाए। यदि आपने हमारे पुराने लेक्चर सुने होंगे तो मैंने वहाँ पे भी उल्लेख किया था कि बरन जो है वो
उसका आधुनिक नाम बुलंदशहर है। तो हम इस तरह से सभी नामों को बार बार दोहराते रहेंगे, जिससे ये आपको एकदम कंठस्थ हो जाए और आपको एकदम उसको नोट्स बना के या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसको शाइस्ता खां की उपाधि दे देता है कैकुबाद, और इसको आरिज मुमालिकत बना देता है। तो इसको इस तरह से 3 पद मिल जाते हैं, एक तो सरे जानदार, आरिज मुमालिकात और बरन की इक्ता मिल जाती है, और शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद इसको दे देता है। उसके बाद 1 वर्ष जब ये हमने जब बताया था कि क्यूमर्स को किस तरह से बंदी बना लेता है और उसके बाद फिर किस तरह से अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, लेकिन ये जो किलूगढ़ी जो महल जो बनाया था कैकुबाद ने, ये वहीं पे अपनी राजधानी बनाता है, और ये दिल्ली जो पुरानी जो राजधानी थी ये वहाँ से 1 वर्ष तक दूर रहता है। ये 1 वर्ष तक दूर रहने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इसको ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता जो है वो इसके खिलाफ़ विद्रोह कर देगी अगर ये वापस दिल्ली जाता है, क्योंकि इसने सुल्तान की एक तो हत्या कर दी है, एक सुल्तान को फेंक दिया है यमुना नदी में और दूसरे को कैद कर लिया है। तो जब तक वहाँ पे हमने एक कोतवाल का नाम लिया था मलिक फ़खरुद्दीन, जो बलबन के समय में दिल्ली का कोतवाल है, और ये हम देखेंगे कि ये रंग बदलने में बहुत माहिर है। ये जो फ़खरुद्दीन है, अब ये इसके फ़िरोज़ खिलजी के शासन के लिए जो दिल्ली की जनता है उनको समझाता है और उनको एक तरह से फ़िरोज़ खिलजी को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए किसी तरह से मना लेता है। तो जब बलबन ये फ़िरोज़ खिलजी जब लाल महल पहुंचता है, जो बलबन का जो महल है उसका नाम है लाल महल, जब बलबन के लाल महल पहुंचता है फ़िरोज़ खिलजी, तो ये उसके सिंहासन पे नहीं बैठता, उसके सिंहासन पे बैठने से इनकार कर देता है। और जो इसका एक भांजा है अहमद चप, हम आगे चल के देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इसके साथ वार्तालाप करता रहता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अहमद चप जो इसका भांजा है उससे कहता है कि तुम जानते हो कि मेरे जो पूर्वज थे वो कोई भी शासक नहीं थे, कोई भी शासक नहीं थे जिससे राजत्व का अभिमान या गौरव मुझे विरासत में मिलता। जो सुल्तान बलबन है वो यहाँ बैठा करते थे और मैंने उनकी सेवा की है। तो उस शासक का जो भय है और जो गौरव है उसने मेरे हृदय को अभी तक त्यागा नहीं है, इसलिए मैं बलबन का बनाया हुआ जो सिंहासन है मैं उस पर नहीं विराजूंगा। अब ये प्रशासनिक पुनर्गठन करता है कुछ इस तरह से कि जितने भी बलबन के जितने भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उसमें से फ़खरुद्दीन जो दिल्ली का कोतवाल है उसको दिल्ली का कोतवाल ही रहने देता है, और जो मलिक छज्जू है जो बलबन का ये भतीजा या भांजा है मलिक छज्जू, इसको कड़ा और मानिकपुर का इक़्तिदार ये पहले भी था तो इसको वहीं पे अपने पद पे रहने देता है। इसके अलावा ये अपने इसके 3 पुत्र हैं जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के, जो इसका सबसे बड़ा पुत्र है इख्तियारुद्दीन, इसको ये खाना की उपाधि देता है, और दूसरे को अरकली खां और तीसरे को कद्र खां की उपाधि देता है। तो ये 3 इसके पुत्र हैं, इसमें से पहले 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, कद्र खां का इतना महत्व नहीं है। तो और जो इसका भाई है उसको ये आरिज मुमालिकात बना देता है, और जो ख्वाजा खातिर वज़ीर था बलबन का, इसको वज़ीर के पद पे ही रहने देता है। तो हम देख रहे हैं कि उसने मुख्य जो 2 अधिकारी हैं, जो वज़ीर है और जो कोतवाल है और कड़ा मनिकपुर का इक़्तिदार है, इनमें इसने कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा जितने भी बलबन के अधिकारी थे ये सभी में बदलाव कर देता है। अब हम इसकी विचार और इसकी क्या भावनाएं हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये 70 वर्षीय एक सुल्तान है और इसको दयालु और उदार व्यक्ति बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो लुटेरे और विद्रोही थे उनको भी केवल दंड, इतना ही दंड देता था कि उन्हें बस किसी दूर स्थान पे भेज दिया करता था। ऐसा हमें बर्नी बताता है, ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिसकी पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। और इसको प्रोफेसर RS शर्मा सर ने भी इसको कोमल हृदय वाला सुल्तान कहा है। और ये अहमद चप को बोला करता था, मतलब अपना ये जो भांजा है इसको कहता है कि मैं जानता हूँ पहले के शासकों ने विद्रोहियों के साथ क्या किया, पर मैं वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। तो ये हम देखेंगे चल के कि ये किस तरह से, अभी जब रणथंभौर और इसके अभियानों की बात करेंगे तब भी ये इसी तरह से सुल्तान इस तरह से बोलता रहता है। और बर्नी का एक दृष्टांत है, बर्नी बताता है अपनी पुस्तक में कि एक बार बहुत सारे ठग कुछ जो ठग होते हैं वो पकड़े गए दिल्ली के पास,
किंतु उन्हें कठोर दंड देने के स्थान पर सुल्तान ने ये आदेश दिया कि उन्हें नावों पर बिठाकर लखनौती भेज दिया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये दंड देने, बस इतना ही दंड देता था कि जितने विद्रोही हैं या जो भी कुछ ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं उनको बस खाली किसी दूर स्थान पे भेज दिया करता था। अभी हम आगे चल के इसके विद्रोहों के ऊपर जब बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो नीति है उसकी वो कुछ इसी तरह से है। जब मलिक छज्जू का जो विद्रोह होता है, जो कड़ा और मानिकपुर का इक़्तादार नियुक्त किया गया है, उस वो आगे चल के जैसे ही सुल्तान बनता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, उसके 6 मंथ के बाद ही अपने आप को मुगिसुद्दीन की पदवी दे देता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वा देता है और अपने नाम के सिक्के चलाकर दिल्ली की ओर कूच कर देता है। जब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहा होता है उस समय सुल्तान जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी है वो अपने छोटे बेटे अरकली खां के साथ चलता है, नेतृत्व करता है और उसे बंदी बना लिया जाता है। अब ये बंदी बनाकर जो मलिक छज्जू है ये इसको जंजीरों में जकड़ कर और फटे धूल से भरे हुए वस्त्र पहने ये मलिक छज्जू सुल्तान के समक्ष पेश किया जाता है। इसकी जो दशा है वो कुछ इस तरह से बताई है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने कि एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति में ये रहता है। तो सुल्तान इसको देख के चिल्ला उठता है, मतलब दुख से चिल्ला उठता है और बोलता है छज्जू को अरकली खां के नियंत्रण में मुल्तान भेज देता है। अब ये अरकली खां को भेज देता है मुल्तान का सूबेदार बना के अपने पुत्र अरकली खां को, और छज्जू को उसी के नियंत्रण में भेज देता है। तो मतलब उसने इतना बड़ा विद्रोह किया है। अब जैसे हमने देखा था बलबन की जो नीतियाँ थी वो रक्त और लौ की थी, इसकी नीति उदारता के ऊपर आधारित है। तो ये एक दूसरा एक बड़ा बदलाव है कि सल्तनत में जो गुलाम वंश की जहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ से खिलजी वंश शुरू होता है। अब ये जो कड़ा और मानिकपुर है जहाँ का ये इक़्तिदार विद्रोह करता है मलिक छज्जू, अब क्योंकि मलिक छज्जू को तो भेज देता है तो कड़ा और मानिकपुर का इक़्ता दे देता है अपने भतीजे अलाउद्दीन को और अपनी बेटी का इससे विवाह कर देता है और इसको दामाद भी बना लेता है। अब अगर हम सिद्दी मौला का जो विद्रोह है इसके ऊपर बात करें, इसमें हम सुल्तान की नीति थोड़ा सा फेरबदल देखेंगे। सिद्दी मौला जो हैं ये शेख फरीद शकरगंज एक सूफ़ी संत हैं। इन्होंने इसको सूफ़ी संप्रदाय में शामिल किया होता है। ये ईरान का रहने वाले हैं। सिद्दी मौला ईरान से भारत में आ जाते हैं और ये इनकी खानकाह में सूफ़ी मत में दीक्षित होते हैं। और जब हम आगे चल के सूफ़ीवाद पे बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जितने भी चिश्ती संप्रदाय के सूफ़ी हैं वो हमेशा सिंहासन से अपनी दूरी बनाए रखने पे ज़्यादा बल दिया करते थे। और शेख फरीद ने सिद्दी मौला को भी यही राय दी थी कि सिंहासन से जितना आप दूर रहें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो सिद्दी मौला हैं ये राजनीति में थोड़ा ज़्यादा रम जाते हैं और जो सुल्तान का जो बड़ा पुत्र है खाने खाना, जिसका उपाधि खाने खाना थी, वो भी इनका शिष्य बन जाता है। और इनकी खानकाह में सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है क्योंकि इनकी खानकाह में बहुत सारे राजनीतिक अधिकारियों का आना उठना बैठना हो जाता है शुरू। तो सिद्दी मौला किसी तरह से इस षड्यंत्र में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि षड्यंत्र का जो भांडाफोड़ है वो खानकाह का ही एक सदस्य सुल्तान के समक्ष कर देता है। तो जब ये षड्यंत्रकारी सुल्तान के समक्ष लाए गए, अब इन्होंने क्या किया, ये जितने षड्यंत्रकारी थे ये अस्वीकार कर देते हैं कि हमने ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। इसी से सुल्तान हो जाता है क्रोधित और क्रोध में आकर प्रथम और अंतिम बार, अब हम ये इसके जीवन में ऐसी घटना पहली और अंतिम बार ही देखते हैं। तो इसीलिए लिखा है प्रथम और अंतिम बार कठोर दंड देने का निश्चय किया। और हथिया पायक और निरंजन नाम के 2 व्यक्ति थे जो इस षड्यंत्र के नेता थे। तो इन दोनों व्यक्तियों को मृत्यु दंड दे देता है। और सिद्दी मौला पे ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने षड्यंत्रकारियों को शरण दी है और सिद्दी मौला को हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता है। इस हत्याकांड है इसका ज़ियाउद्दीन बर्नी उल्लेख करता है और वो सिद्दी मौला के वध को अन्यायपूर्ण बताता है और इसको प्राकृतिक आपदा से भी जोड़ देता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही दिन के बाद जो इसका बड़ा पुत्र है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का खाने खाना, इसकी भी मृत्यु हो जाती। तो बर्नी जो है वो इसको एक प्राकृतिक आपदा से जोड़ता है और बोलता है कि वहाँ पे भयंकर तूफ़ान आया। जब सिद्दी मौला के कुचले जाने के कुछ दिन बाद ही ऐसा भयंकर तूफ़ान आया
कि संसार में अंधेरा छा गया और इसके बाद भीषण सूखे की स्थिति पैदा हो गई। तो ये जो सूखे की स्थिति पैदा हुई है ये इसलिए बता रहा है कि आपने किसी संत का वध कर दिया है और ये अन्यायपूर्ण हत्या थी, इसलिए ये बर्नी इसको इस तरह से इस पूरी घटना को इस तरह से विस्तृण इसका देता है। अब हम देखते हैं ताजुद्दीन कूची एक है अधिकारी, ये भी विद्रोह करता है। ये चालीसा दल का ही अमीर था और जब सुल्तान रणथंभौर अभियान पे जाता है, अब जिस क्रम में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ये इसी क्रम में घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ है, फिर सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ है, अब सुल्तान चला गया है रणथंभौर अभियान पे और ये घटना उसी के बीच घटित होती है। जब सुल्तान रणथंभौर अभियान पे था तो कूची ने उसे मारने का षड्यंत्र किया। सुल्तान को जब ये सूचना मिलती है कि ऐसा उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और ताजुद्दीन कूची उसका षड्यंत्रकारियों का सरदार है, तो सारे षड्यंत्रकारियों को एकांत में बुलाता है और उनसे वार्तालाप करता है और दंड देने की जगह अपना भावुकतापूर्ण मानवतावाद उनको दोहराता है कि मैं मुसलमान हूँ, वृद्ध मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान हो, मैं एक मुसलमान होके एक मुसलमान का रक्त बहाना नहीं चाहता। तो इन दोषियों को उनकी बस खाली इतना ही दंड देता है कि जितने दोषी हैं उनको उनकी इक्ताओं से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर देता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो बलबन की नीतियाँ थीं और जो बलबन का जो रक्त और लौ की नीति थी उससे एकदम से देखा जाए तो बिल्कुल विपरीत नीतियाँ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी अपना रहा है और ये जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको समझा बुझा के किसी तरह से और बस 1 वर्ष के लिए या तो निष्कासित कर दिया या अपने राज्य से दूर भेज दिया, इतना ही दंड दे रहा है और किसी को ऐसा मृत्यु दंड खास करके अधिकारियों को नहीं दे रहा है। अब हम इसके सैन्य अभियान के ऊपर अगर चर्चा करें तो इसका सबसे पहला अभियान होता है रणथंभौर पे 1291, जहाँ का शासक है हमीर देव। जब ये रणथंभौर की तरफ कूच करता है तो रास्ते में सबसे पहले अलवर में प्रवेश करता है और वहाँ का एक दुर्ग है मंडावर, उसको जीत लेता है। मंडावर का दुर्ग जीत के जब ये आगे बढ़ता है तो रणथंभौर का जो शासक हमीर देव है इसने बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई है इनको रोकने के लिए, प्रतिरोध की पूर्ण तैयारी की हुई बैठा हुआ है ये। और जब ये रणथंभौर पहुंचता है तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को लगता है कि अब ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो इसका जो भांजा अहमद चप है वो इसको बहुत उत्तेजित करता है कि सुल्तान यहाँ के जो राजपूत हैं उनके खिलाफ़ मुकाबला करे, लेकिन जो सुल्तान है वो यहाँ के राजपूतों के खिलाफ़ मुकाबले को तैयार ही ना हुआ और वापस चला गया। वापस जाते समय वो एक कथन बोलते हुए जाता है अहमद चप को कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के तुल्य के बराबर नहीं समझता। मतलब वो एक तरह से बोल रहा है कि क्योंकि अगर मैं इस दुर्ग को जीतने जाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे मुसलमानों का भी रक्त बहे मेरी सेना में। तो वो कह रहा है कि किले की इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं है जितनी मुसलमानों के रक्त की है। एक तरह से अगर ये हम देखें तो एक मुहावरा इस पर फिट बैठता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो जीत तो पाया नहीं तो उसको किसी तरह से दूसरी दिशा में ले जाता है। अब दूसरा इसके ऊपर होता है आक्रमण मंगोलों का 1292 में, और ये हलाकू का एक पौत्र है, मतलब उसका पोता है, बेटे का बेटा अब्दुल्ला, ये आक्रमण करता है। हलाकू अगर आपको याद होगा तो हमने बलबन के समय में हलाकू की बात की थी। तो बलबन के समय में हलाकू के साथ संधि हो जाती थी और हलाकू एक मिस्र की सेना के साथ युद्ध में पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त होता था, जिससे बलबन को काफ़ी राहत मिली थी। अब इस समय इसका जो पौत्र है अब्दुल्ला ये आक्रमण करने आता है। तो एक जगह है बर्राम नाम की जगह है, वहाँ पे शाही सेना से इसका सामना होता है अब्दुल्ला का। और बर्नी बताता है कि मंगोलों की काफ़ी भारी पराजय हुई और 1000 मंगोल अमीरन ए सादा जो है ये एक अधिकारी है जो कि 100 घोड़ों का स्वामी है। तो हमको याद रखना कि ये जो टर्म आया है ये मंगोल की तरफ से आया है, ये अभी तक हमको सल्तनत में नहीं सुनाई दिया। तो अमीरन सादा जो है वो 100 घोड़ों का अधिकारी है। जब हम आगे चल के युद्ध पद्धति के ऊपर किस तरह से सेनाएं का प्रशासन किया जाता था मंगोलों का, हम उस पर जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी सेना को दशमलव पद्धति में बांटते थे। और इसी का अनुसरण करके आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी भी अपनी सेनाओं को उसी तरह से दशमलव पद्धति से बांटेगा। तो हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम इतना जान लेते हैं कि बर्नी हमको ये बताता है कि मंगोलों की पराजय हुई और 1000 मंगोल अधिकारी यानी कि अमीर ने सादा जो है वो भारतीय सेना के हाथ लग जाते हैं।
सुल्तान जो है अभी अब यहाँ पे भी सुल्तान की उदारता हमको देखने को मिलती है कि सुल्तान जो है वो अब्दुल्ला से मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान करता है और उसे अपना पुत्र कह के बुलाता है। तो हमको ये याद रखना है कि सुल्तान की जो नीति है मंगोलों के विरुद्ध ये एकदम उल्टी हो जाती है अभी, और उसको अपना पुत्र कह के बुलाता है। और 4000 मंगोल उस समय इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं और यही नए मुसलमान यानी नव मुसलमान कहलाते हैं। तो जो दिल्ली में अगर आपने सुना होगा मंगोलपुरी नाम का एक इलाका है, वो यही मंगोलपुरी है जहाँ पे 4000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके बस गए थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के समय। और सुल्तान ने इन्हें कई सारे राजकीय पद भी दिए। तो इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अभी जातीय समावेश का जो दौर है वो आरंभ हो गया है। अब हम देखते हैं इसके जो अभियान आगे चल के भिलसा पे होंगे और जो देवगिरी पे होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अब ये जितने भी अभियान हैं अब ये सुल्तान नहीं कर रहा, अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान शुरू हो गए हैं जो कि सुल्तान के अधीन होके वो जाके वहाँ पे आक्रमण कर रहा है। तो अलाउद्दीन सबसे पहले मालवा स्थित भिलसा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा बोल सकते हैं आप, वहाँ पे भिलसा में 1292 में आक्रमण करता है और वहाँ के मंदिर नष्ट कर बहुत सारी संपदा, बहुत सारी मात्रा में लूट का माल लेके दिल्ली पहुँचता है। तो सुल्तान जो है उनमें से पीतल की दो ठोस मूर्तियाँ हैं वो बदायूं द्वार पे डलवा देता है। हो सकता है ये किसी राजा या किसी वहाँ के नेता या अधिकारी की रही हों। तो जो 2 ठोस पीतल की मूर्तियाँ हैं वो बदायूं द्वार पे इसलिए डलवा देता है कि जिससे मुसलमानों के पैर उस पर पड़ सकें। और प्रसन्न होके अब अलाउद्दीन को ये अवध की भी इक्ता दे देता है। अब इसको जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को ये पता नहीं है कि अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाएँ क्या हैं और वो उसको पदोन्नति देता जा रहा है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान है खिलजियों का वो है देवगिरी का अभियान। अब जैसे ये मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो सीमा रेखा है, दक्षिणी सीमा रेखा है खिलजियों की अलाउद्दीन के समय वही ये है, और इसी के थोड़ा सा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे देवगिरी लिखा होगा दिखेगा आपको। ये देवगिरी का अभियान जो होता है, यहाँ इतनी ज़्यादा संपदा है, इतनी इनके पास धन दौलत है और यही आकर्षण का केंद्र बन जाती है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जब अलाउद्दीन खिलजी मालवा पे अपना अभियान कर रहा होता है उस समय इसने देवगिरी के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बातें सुनी हुई होती हैं। और ये जो देवगिरी है यहाँ पे यादव वंश का शासन है, यादव वंश के रामचंद्र जो हैं वो यहाँ पे शासन कर रहे हैं। और इसके दाहिनी तरफ ये हमारा उड़ीसा का यानी कि जाजनगर का शासन है और इसी के बगल में ये जो शासन है, ये जो मैंने जो लाइन खींची है, ये शासन हमारा होयसल का शासन है। जब हम आगे चल के जैसे सल्तनत का इतिहास आगे बढ़ाएंगे तो हम इनके बारे में और चर्चाएं करेंगे और जब हम अपना प्रांतीय इतिहास पढ़ेंगे उसके बारे में इस पर विस्तार से व्याख्या की जाएगी। अभी आप ये जान लीजिए कि ये जो देवगिरी है ये कहाँ स्थित है। ये विंध्य पर्वत और कृष्ण नदी के बीच स्थित है। जैसे मैंने आपको दिखाया है ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है और यहाँ पे कृष्णा नदी है। तो ये इसके बीच का स्थित ये जो क्षेत्र है ये देवगिरी है। देवगिरी जो है वो राजधानी है और ये पूरा इसका क्षेत्र है जिसका शासन कर रहा है रामचंद्र देव और इसका एक पुत्र है शंकर देव। अब बरनी के अनुसार, अब बरनी हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना ये देता है यहाँ पे कि जो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने मुसलमानों के बारे में कभी नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना था? क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा अभियान मुसलमानों के द्वारा यहाँ पे किया ही नहीं गया। ये बहुत ही दूरवर्ती क्षेत्र है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी आपको रास्ते उतने सुगम नहीं थे और विंध्याचल की पहाड़ियाँ भी आपको पार करनी है, नदियाँ पार करनी हैं, तो यहाँ तक अभी तक कोई भी सुल्तान पहुँचा ही नहीं था। अब अलाउद्दीन क्या करता है, चंदेरी राज्य पे आक्रमण करने की अनुमति लेता है जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी से। बोलता है कि मुझे चंदेरी राज्य पे आक्रमण करना है। चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। अगर हम मैप देखें ढंग से तो ये देखिए ये यहाँ पे कड़ा है और कड़ा से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे चंदेरी आता है। तो चंदेरी पे आक्रमण करने की अनुमति लेता है और 8000 घुड़सवार लेके देवगिरी की तरफ कूच कर जाता है। अब जो सुल्तान है उसको लगता है कि ठीक है चंदेरी पे आक्रमण कर रहा है, तो उसकी महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पाता और सुल्तान जो है वो अनुमति दे देता है क्योंकि वो सहज विश्वासी शासक है। तो वो इसके बाद क्या है, ये जब देवगिरी पहुंचता है, पहुंचने से पहले ही
देवगिरी पहुंचने से पहले ही वहाँ पे एक झूठी खबर फैला देता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन किस तरह से कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ये झूठी खबर ये फैला देता है कि ये जलालुद्दीन के दरबार का एक असंतुष्ट अमीर है, वहाँ पे संतुष्टि इसको नहीं मिल रही है और उनके जो शासन है वहाँ पे दरबार में रह के बहुत असंतुष्ट हो गया है और यादव राज्य में नौकरी खोजने के लिए आया है। तो ऐसे करके ये एक अफवाह फैला देता है कि ये केवल नौकरी खोजने आया है। और रामचंद्र की जो मुख्य सेना है उस समय वो उसके पुत्र, जैसे मैंने बताया आपको शंकर देव उसका पुत्र है, तो उसके पुत्र शंकर देव के नेतृत्व में दक्षिण अभियान पे गई हुई थी। तो उसकी जो मुख्य सेना है रामचंद्र की वो भी वहाँ पे है नहीं और उसकी मुख्य सेना गई हुई है दक्षिण अभियान पे उसके पुत्र शंकर देव के नेतृत्व में। लेकिन हम जब देखते हैं जैसे ही अलाउद्दीन इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ एक घटना घटती है जहाँ पे जो दर्रे से जब वो पार कर रहा होता है तो वहाँ पे जो वीर हिंदू सरदार हैं वो उसका विरोध करते हैं और वहाँ की औरतें भी उसके विरोध पे उतर आती हैं। तो ये देख के जैसे ही अलाउद्दीन उसको जीतता है और आगे बढ़ता है, दर्रे को पार करके जैसे जैसे देश में आगे बढ़ता है यादव वंश में, तो वो अपने सिपाहियों को एक चीज़ सचेत करते हुए बोलता है, कहता है कि एक ऐसे प्रदेश में जहाँ स्त्रियाँ भी हमारे सामने से मैदान छोड़कर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, मैं नहीं जानता कि पुरुष युद्ध भूमि में क्या संकट लाएंगे। तो इस तरह से वो सचेत करता है और अपनी जो घुड़सवार की जो सेना लेके गया है उनको आगे के खतरे से सचेत भी कर देता है। अब यादव सेना अंत में समर्पण क्यों कर देती है उसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मध्यकालीन भारत है ये उसका सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्ग है, जिसकी हम बात कर रहे हैं देवगिरी के दुर्ग की। ये मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्ग है और जैसे ही ये अपनी सेना लेके वहाँ पहुँचता है और रामचंद्र देव, जैसे मैंने बताया आपको कि उसकी मुख्य सेना गई हुई है दक्षिण के अभियान में, तो रामचंद्र देव जो है वो देवगिरी दुर्ग के दरवाजे बंद कर देता है। जैसे ही वो देवगिरी दुर्ग के दरवाजे बंद करता है तो अलाउद्दीन को छूट मिल जाती है, वो शहर को जी भर के लूटने लगता है। तो जैसे ही वो देखता है कि शहर पूरी तरह से लूट रहा है और रामचंद्र देव जो है वो इसके आगे आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार होता है तो शंकर देव जो कि पीछे दक्षिण अभियान के लिए गया हुआ था उसकी सेना यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, उससे पहले जब ये शहर को लूट रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उस समय ये एक और भ्रांति फैला देता है कि ये जो सेना उसकी जो यहाँ पे आई हुई है वो तो एक मात्र टुकड़ी है और पीछे सल्तनत से एक बहुत बड़ी सेना भी आ रही है। तो अब जैसे ही शंकर देव की सेना आती है तो शंकर देव की सेना इस पर टूट पड़ती है और अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार ही रही होती है कि जो सेना की एक टुकड़ी जिसने दुर्ग पे घेरा डाला हुआ था वो आ जाती है। तो जैसे ही वो सेना की जो टुकड़ी जिसने दुर्ग पे घेरा डाला है जैसे ही वो पहुंचती है युद्ध मैदान पे, तो शंकर देव को ऐसा लगता है कि जो अलाउद्दीन ने बात बोली थी कि दिल्ली सल्तनत से बड़ी सेना आने वाली है, हम तो केवल एक छोटा सा भाग हैं, हो सकता है वो सच हो। तो ये आत्मसमर्पण को तैयार हो जाते हैं। यादव सेना जो है अंत में आत्मसमर्पण को इसीलिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब अलाउद्दीन जो है वो शर्तें पहले से काफ़ी कठोर कर देता है। जैसे उसने पहले रामचंद्र के सामने जो शर्तें रखी थी उससे कठोर कर देता है और रामचंद्र को आखिरी में एलिचपुर एक जगह है बरार में, वहाँ का जो वार्षिक राजस्व है वो अलाउद्दीन के पास भेजने का वादा करता है और अपनी पुत्री जो है झत्यपाली उसका विवाह अलाउद्दीन से कर देता है। तो यहाँ से अलाउद्दीन को बहुत सारा धन प्राप्त होता है। फरिश्ता हमको इसकी जानकारी देता है, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि 600 मन सोना और 7 मन मोती और पता नहीं क्या क्या काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करता है। हालांकि उसके कहने का मतलब है कि काफ़ी बड़ी तादाद में उसको धन प्राप्त होता है। इसीलिए जो डॉक्टर एस राय सर हैं वो बोलते हैं कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को देवगिरी से ही जीता, क्योंकि उसके पास इतना धन मिल गया था कि अब उसको दिल्ली का जो मार्ग है वो देवगिरी से प्रशस्त हो जाता है। अब आखिरी में हम देखते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज़ की हत्या कैसे होती है और किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अगला सुल्तान बनेगा। अब अहमद चब जो है वो अलाउद्दीन के विरुद्ध सुल्तान को बोलता है कि देखो, आपको वो धोखा देके आपको बोला चंदेरी जा रहा हूँ और चला गया देवगिरी अभियान पे। तो उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई का आग्रह करता है अहमद चब, जो उसका भांजा है, जो उसको बहुत सारी और भी
उसको बहुत सारे और भी जो उसको देता रहता है सुझाव, वो उसको बोलता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो अल्मास बेग है, अब ये अल्मास बेग जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का ही भाई है। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके पास एक कपट पत्र भेजता है, अल्मास बेग जो कि इस समय दिल्ली के दरबार में ही है, इसके पास एक कपट पत्र भेजता है कि सुल्तान के प्रति जो उसने अवज्ञा की है उसका उसे बहुत अफसोस है, और वो इतना डरा हुआ है कि या तो वो लखनौती भाग जाएगा या फिर वो आत्महत्या कर लेगा, और वह तभी शांत होगा जब सुल्तान स्वयं उसे कड़ा मिलने आए और उसे दिल्ली ले जाएं। तो यहाँ पे जो अहमद चप है वो सुल्तान को फिर से एक सुझाव देता है कि आप जो है चंदेरी चलकर अलाउद्दीन का मुकाबला करो और उसकी वापसी को अवरुद्ध करना चाहिए हमें। जिस पे सुल्तान, अब क्योंकि सुल्तान उदारवादी है और सुल्तान को उस पर विश्वास है अलाउद्दीन पे, तो सुल्तान उसके ऊपर, अहमद चप के ऊपर उल्टा क्रोधित हो जाता है। और इसी समय हम देखते हैं मलिक फ़खरुद्दीन जो कि रंग बदलने में बहुत माहिर है, वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य बोलता है कि मुझे तब तक नहीं उतारने चाहिए जब तक पानी दिखाई ना देने लगे। मतलब जब तक हमको ऐसा लगे ना कि वो हम पे आक्रमण करने वाला है, तब तक जो है उसके ऊपर हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अब जैसे ही उसको पत्र मिलता है तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी चल देता है उससे मिलने अपने भतीजे से। उसी समय अल्मास बेग इसको एक सुझाव देता है, कहता है कि अगर आप शाही सेना के साथ पहुँचे वहाँ पे तो हो सकता है वो सेना को देख के डर जाए और वहाँ से भाग भी जाए या आत्महत्या कर ले नदी में डूब के। तो आप अपनी शाही सेना को पीछे छोड़ दो और आप अकेले चलो। फिर जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है ये अहमद चप को बोलता है कि तुम भूमि के रास्ते से आओ शाही सेना लेके, और ये खुद जो है ये पानी के रास्ते आगे बढ़ जाता है। तो जब ये वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो ये है अपना अलाउद्दीन खिलजी है वो निहत्था है, वो गंगा पार, मतलब ये जो अलाउद्दीन खिलजी वो पूरी सेना के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ है और जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पे निहत्था ही पहुँच गया है। और जैसे ही वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी पहुँचता है तो नुसरत खां के संकेत पर समाना का जो सूबेदार है महमूद सलीम, अब आपको ये नाम सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं एक कहानी की तरह सुना रहा हूँ जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से अंत होता है। तो नुसरत खां जो है वो संकेत देता है समाना के सूबेदार महमूद सलीम को, और महमूद सलीम उस पर तलवार से आघात करता है। उसी समय जो जलालुद्दीन खिलजी है वो चिल्लाता हुआ भागता है कि दगाबाज अलाउद्दीन ये तूने क्या किया। और उसी समय एक किराए का एक हत्यारा है जिसका नाम प्रसिद्ध है थोड़ा, इख्तियारुद्दीन हूद। अब जैसा कि आपने मूवी में देखा था, जो पद्मावत मूवी है उसमें दिखाया गया कि किस तरह से मलिक कफूर नाम का एक व्यक्ति जो सुल्तान लेके आता है उसकी हत्या कर देता है, ये सब मिथ्या है। मलिक कफूर की अभी तक प्रवेश ही नहीं हुआ है सल्तनत में। मलिक कफूर की एंट्री होगी जब हम गुजरात अभियान देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का। तो जो आपने मूवी में देखा कि मलिक कफूर ने किया है वो मलिक कफूर ना होके वो एक हत्यारा है जिसका नाम है इख्तियारुद्दीन हूद, और इख्तियारुद्दीन हूद जो है सुल्तान का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर मलिक फ़खरुद्दीन को छोड़कर नौकाओं पर बैठे जितने भी सुल्तान के समर्थक थे उन सब सैनिकों की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया वो जल मार्ग से आ रहा है तो नौका में आ रहा है, नौका में मलिक फ़खरुद्दीन है, उसको छोड़ के बाकी सबकी हत्या कर दी जाती है। और जो सेना भूभाग से अहमद चप के नेतृत्व में कूच कर रही थी वो बड़ी कठिनाई से दिल्ली लौट पाती है। और बर्नी जो है अब इस जघन्य अपराध की कड़े शब्दों में बहुत निंदा करता है और बोलता है कि जो लोग इस कार्य में भागीदार थे उन्हें प्रकृति द्वारा देर या सवेर सही बट उपयुक्त उनको दंड मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जैसे 3-4 वर्षों के पश्चात जो धोखेबाज अल्मास बेग है जो इसका अलाउद्दीन का भाई है वो भी मिट जाता है, और आगे चल के जब हम अलाउद्दीन का अंत देखेंगे तो अलाउद्दीन के बारे में जैसे बर्नी बोलता है कि अलाउद्दीन जिसने मिस्र के फराहों से भी अधिक निर्दोष लोगों का खून बहाया है वो भी इस प्रतिशोध से बच नहीं पाया, और तकदीर ने अंततः उसके रास्ते में एक विश्वासघाती खड़ा कर दिया जिसने उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। विश्वासघाती, अब ये जो बात कर रहा है ये मलिक कफूर की बात कर रहा है। तो ये जो विश्वासघाती आखिरी में हम देखेंगे जब हम अलाउद्दीन पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या हो जाती है और शासन 6 वर्ष का शासन उसका समाप्त हो जाता है, और अब अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनेगा।
तो हम अंत में एक बार जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी का मूल्यांकन कर लेते हैं। इसको हमने अभी तक देखा, जो लौह और रक्त की नीति थी वो ये इसको बदल देता है, और ये उदार निरंकुशता पे इसकी नीति आधारित है। और ये प्रथम ऐसा सुल्तान है जिसने तुर्क, गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, खिलजी क्रांति, क्योंकि वो केवल तुर्कों पे अधिक बल दिया करते थे, इलबारी तुर्क के जितने भी शासक थे। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि गैर तुर्क और भारतीय मुसलमानों को भी अधिकार मिल रहे हैं, उनको भी अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, उनको एक पद मिलेंगे, और ये सामंजस्य भी स्थापित करता है। ये ऐसा पहला सुल्तान है। और इसने ये घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती। तो ये जो है इस तरह की घोषणा करता है कि दिल्ली सल्तनत कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकती। और हमको एक उदाहरण भी मिलता है कि जो इसके महल है उसके पास में ही यमुना नदी पे जो हिंदू हैं वो अपनी मूर्तियां विसर्जित करते थे या ढोल नगाड़े बजाते थे, उसने इस पे कभी भी उनको रोका नहीं। और जो दिल्ली है, जो मुसलमानों का गढ़ है, वहाँ पे उनको आराम से रहने दिया, उनको सहजता से रहने दिया। इसके ऊपर जो हमारे इतिहासकार के.एस. लाल हैं वो बोलते हैं कि ये एक बड़े कुपात्र शासक के रूप में दिल्ली के तख्त पर आया, क्योंकि इसने हत्या की और सुल्तान को कैद किया, तो इसीलिए बोलते हैं कुपात्र शासक के रूप में दिल्ली में आया। तथापि उसने एक भद्र पुरुष और दीनदार ईमानदार मुसलमान का आचरण किया। बाद में ये एक दीनदार ईमानदार इसलिए बोला है क्योंकि जब ये किलूगढ़ी के महल में रहता है 1 वर्ष के लिए, तो बहुत सारे दान अनुदान किया करता है जनता के बीच, तो इसलिए ये दीनदार और ईमानदार मुसलमान के आचरण इसने किया। ये ऐसा हमको बोलते हैं के.एस. लाल साहब। जैसा कि हमने इसका पूरा जो इसका कैरेक्टर है वो आपको समझाने की कोशिश की है, इसका चरित्र चित्रण किया है एक तरह से, और इसकी जो नीतियां हैं वो बताई हैं आपको। इसका जो अभियान है वो बताया है कि अभियान किस तरह से विफल हो जाता है। एक सैनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके अभियान रणथंभौर पे जो इसने अभियान किया वो विफल है। अगर अलाउद्दीन मालवा और देवगिरी से धन नहीं लूटता तो एक तरह से सल्तनत यहाँ पे साम्राज्यवादी नहीं हो पा रही है ज़्यादा। तो ये हमारा जलालुद्दीन के ऊपर सेशन था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरह के लेक्चर्स आते रहें तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम आगे चल के अगले सत्र में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो सुल्तान बन के सिंहासन रूढ़ होता है और उसके क्या सैनिक अभियान हैं हम देखेंगे आगे चल के। अब ये जो उसने मंगोल नीति जो अपनाई थी जलालुद्दीन खिलजी ने, अब सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोलों के अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही होंगे, क्योंकि इसने उस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी है जिसने मंगोलों को आश्रय भी दिया था। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अगला सेशन मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। धन्यवाद।